आगे चलते हैं। जैसे हमने बोला फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करेंगे इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग। कई बार ऐसा होता है कि सेल कोई डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है कि हमने बोला था कि ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल टूटने वाला होगा तभी हमको क्रोमोसोम रॉड टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। अगर वो सेल टूटने ही वाला नहीं है तब क्या होगा? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इन अ सेल, इन अ सेल which is not dividing, this DNA in a cell which is। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, I'm not able to see it properly. क्या हो गया? स्क्रीन इज गेटिंग ब्लर्ड और समथिंग एल्स? Yes, sir, it's getting blurred. अच्छा, ट्राई टू रिकनेक्ट, ट्राई टू रीजॉइन द मीटिंग। आई Okay, थिंक sir. इट विल बी करेक्टेड देन। Okay, sir. देखिए इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, अगर कोई सेल ऐसा है जो कि डिवाइड नहीं होता है तो क्या होगा? इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, this DNA is present as part of chromatin material. This DNA is present in a cell which is not dividing. This DNA is present as part of chromatin material. पहले न्यूक्लियस बता दिया, फिर न्यूक्लियस के अंदर बता दिया कि क्रोमोसोम होते हैं, फिर क्रोमोसोम के अंदर बता दिया डीएनए होते हैं, फिर डीएनए के अंदर बता दिया जीन्स हो गए। अब एक नई चीज समझ में आ रही है कि अगर कोई सेल टूटने वाला नहीं है तो फिर डीएनए कहाँ स्टोर होता है? डीएनए स्टोर होता है क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? नई पर नई टर्म्स आती जा रही हैं, तो याद रखिएगा हर पॉइंट में हम कोई नई टर्म बता रहे हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो नोट करिएगा यही छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इन्हीं से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो इसी में नोट करेंगे क्रोमैटिक मटेरियल ये क्या होता है, इसी पॉइंट में आप लिखेंगे द एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिक मटेरियल। फुल स्टॉप। फिर नोट करेंगे क्रोमैटिक मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड, chromatic material is visible as entangled mass. Janvi, now is it okay? Yes, sir. Okay, okay. Chromatic material is visible as entangled mass of thread-like structures. Entangled mass of thread-like structures. Thread-like structures क्या होता है कि जब भी कोई सेल डिवाइड नहीं होता तब ये डीएनए कहाँ होता है, तब ये डीएनए कहाँ छुप जाता है? अगर सेल डिवाइड हो रहा है तब तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ मुझे क्रोमोसोम भी नजर आ रहे हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी नजर आ रहा है, उसके अंदर जीन्स भी नजर आ रहे हैं। अगर सेल डिवाइड नहीं होने वाला है तब फिर ये डीएनए का है। हम ये बोलेंगे कि अगर ये सेल अगर कोई भी सेल डिवाइड नहीं होने वाला तो जो ये डीएनए होता है, डीएनए स्टोर होता है फिर क्रोमैटिक मटेरियल के अंदर। डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिक मटेरियल। क्रोमैटिक मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिक मटेरियल ऐसा होता है कि जैसे कि कोई छोटे छोटे पतले पतले धागे बहुत ज्यादा उलझे हुए हों। जैसे हम ये कहते हैं ऊन का गोला होता है ना, तो ऊन का गोला होता है तो ऊन के गोले में हम ये देखते हैं कि बहुत सारा जो ऊन है, जो वूल है वो बहुत ज्यादा लिपटी हुई होती है एक जगह। तो जैसे कि बहुत सारा जो थ्रेड है, बहुत सारा थ्रेड कहीं पर एक जगह उलझा हुआ है या कहीं एक जगह लिपटा हुआ है, तो एक इस तरीके का मास होता है, वो एक इस तरीके का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको हम बोल देते हैं क्रोमैटिक मटेरियल।
और जब सेल डिवाइड नहीं होने वाला होता तो डीएनए उस क्रोमैटिक मटेरियल के अंदर ही स्टोर होता है। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। यस सर। क्लियर है? अवनी, देवांश, जानवी, पार्थ, एक्सक्यूज मी सर, सेल डिवाइड क्यों होता है? सेल डिवाइड क्यों होता है? अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बन ही नहीं पाएगी। सेल डिवाइड ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए हम ये कहेंगे कि हम पैदा हुए हैं और बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, तो आज हम पैदा हुए हैं तो क्या हम आज से 3, 4 या 5 महीने बाद भी वैसे ही रहेंगे? हम कहेंगे नहीं, हमारा चेहरा थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, हमारे थोड़े से हाथ बड़े हो जाएंगे, पैर बड़े हो जाएंगे, कुल मिलाकर हमारी पूरी बॉडी थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ग्रो करेगी। वो ग्रो क्यों करती है? क्योंकि जैसे-जैसे न्यूट्रिशन हमको मिलता जाता है तो सेल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है। जब सेल बड़ा हो जाता है, तो सेल का भी एक पर्टिकुलर साइज़ होता है। अगर वो उस पर्टिकुलर साइज़ को एक्सीड कर जाता है तो सेल टूट के एक सेल जब बड़ा होता है तो वो टूट के 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। और जब वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, तब उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारा 1 सेल से 2 सेल बने, 2 सेल से 4 सेल बने, 4 सेल से 8 सेल बने, यानी कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रोथ जो है वो होती चली जाती है और फाइनली वो ग्रोथ हमको किस शेप में दिखाई देती है? जैसे कि हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, जैसे कि हमारी बॉडी थोड़ी बढ़ गई हो। समझ गए? सभी को क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। अच्छा, 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। ऐसा दिखाई देता है हमको क्रोमैटिक मटेरियल, ठीक? उसके अंदर वो स्टोर होता है डीएनए व्हेन द सेल इज नॉट गोइंग टू डिवाइड। उसके बाद हम ये बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेल डिवाइड होने वाला होता है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे whenever the cell is about to divide, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है, अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमैटिक मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड, comma, the chromatic material gets organized into chromosomes। जब भी कभी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो यही जो क्रोमैटिक मटेरियल है ये ऑर्गेनाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम्स में। हम पहले भी देख चुके हैं कि nucleus contains chromosomes which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो तभी मेरे को क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। तो जैसे ही सेल का एक पर्टिकुलर साइज हो जाता है कि अपने साइज से बड़ा हो गया तो जैसे ही सेल अपने साइज से बड़ा हो जाता है तो फिर वो सेल की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा और फिर वो सेल टूटेगा। तो जैसे ही वो एक अपने साइज से बड़ा हो जाता है तो यानी कि अब वो टूटने वाला है। तो जब वो टूटने वाला होता है तो जो क्रोमैटिक मटेरियल है जो कि उलझे हुए धागों की तरह नजर आता है तो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाता है और उसकी एक रॉड के जैसी एक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसका लंबा सा स्ट्रक्चर हो जाता है और उसी स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये सब तो हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। ठीक, ये सारी तो वो इंफॉर्मेशन हुई। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियस और क्या-क्या रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आगे के जो इसके इंपॉर्टेंट रोल्स एक्सक्यूज मी हैं। सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। बेटा एक बार दोबारा ज्वाइन करके देख लो या वेट कर लो। नेटवर्क में कई-कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है 1-2 मिनट बाद सब नॉर्मल हो जाए। ओके सर। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट है हम इसका ये देखेंगे कि और न्यूक्लियस क्या-क्या रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस के रोल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगला हम देखेंगे न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन nucleus plays a central role in cellular reproduction, comma, the process by which a single cell, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे the process by which a single cell
The process by which a single cell divides and forms two new cells. Divides and forms two new cells. Divides and forms two new cells. इसको बोलते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन. आगे इस तरफ कर रहा हूं मैं. जब एक सेल होता है और टूट कर दो नए सेल बना देता है तो न्यूक्लियस का ही सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रोल होता है. ठीक है. इसके बाद it also plays a crucial role it also plays a crucial role का मतलब important role. It also plays a crucial role with the environment It also plays a crucial role with the environment in determining the way the cell will develop, in determining the way, in determining the way, in determining the way the cell will develop and what form it, in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity, and what form it will exhibit at maturity, by directing the chemical activities of the cell. By directing the chemical activities of the cell. हम ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ साथ न्यूक्लियस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में, ये डिटरमिन करने में कि हाउ द सेल विल डेवलप, सेल डेवलप होकर कैसा हो जाएगा, किस तरीके की शेप लेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि एक जाइगोट डेवलप हो रहा है किसी लॉयन का, एक लॉयन का जाइगोट डेवलप हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस ही ये बताएगा कि वो जाइगोट जब धीरे धीरे बड़ा होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन एम्ब्रियो एंड देन फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बेबी लॉयन. तो वो लॉयन में ही कन्वर्ट होगा. लॉयन का अगर सेल डिवाइड होता है, रिप्रोड्यूस होता है सेल, तो जब सेल डिवाइड होकर रिप्रोड्यूस होकर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और फिर फाइनली एक नया इन्फेंट यानी कि एक नई जनरेशन पैदा हो जाती है, तो हम ये बोलते हैं कि एक शेर जो है, उस शेर का जो अगला जनरेशन में जो अगला इन्फेंट पैदा होगा, वो शेर ही पैदा होगा, हाथी तो होगा नहीं पैदा. ठीक है. तो हम यही कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके का स्ट्रक्चर लेगा, वो स्ट्रक्चर डिसाइड करने वाला ये न्यूक्लियस ही होता है. न्यूक्लियस ही ये चीज इस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है by directing some chemical activities inside the cell. फिर मैं कहूँगा
इसमें कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। जैसे हमने कहा अभी जैसे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में हमने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, एक डबल लेयर का मेम्ब्रेन होता है। तो वो जो डबल लेयर का मेम्ब्रेन है उस डबल लेयर के मेम्ब्रेन को ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो किसी किसी सेल में हो सकता है कि ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो या न्यूक्लियस की कोई प्रॉपर शेप ही ना हो, है ना? तो उस केस में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या अगर एग्जिस्ट करेगा तो न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? तो कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो आप नोट करें, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, in some organisms like bacteria, comma, the nuclear region of the cell may be poorly defined. The nuclear region, the nuclear region of the cell may be the nuclear region of the cell may be poorly defined. The nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. Due to the absence of a nuclear ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम ये बोलते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हैं उसमें हम ये बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना सेल का, वो ढंग से डिफाइंड नहीं होता, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी कोई बाउंड्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूँ कि मेरा घर है और मेरे घर के अंदर दीवार ही नहीं है ना? तो पूरा बड़ा ऐसा नज़र आएगा जैसे पूरा बड़ा हॉल हो, है ना? और जो घर के जो बाहर की जो दीवारें हैं, वो दीवारें भी कोई टेढ़ी-मेढ़ी हैं, कोई सीधी जा रही है, कोई टेढ़ी जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि जब इस घर की जो बाउंड्री है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं, न्यूक्लियस की बाउंड्री क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब उसकी बाउंड्री ही प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, तो मैं उसकी शेप के बारे में क्या कहूँ? तो हम ये कहेंगे कि ऐसा जो होता है, जहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है, उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे केस में जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, नोट करेंगे, सच एन अनडिफाइंड such an undefined nuclear region containing only nucleic acids, containing only nucleic acids, containing only nucleic acids is called a nucleoid, is called a nucleoid। तो जहां पर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ढंग से नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ढंग से प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे न्यूक्लियस की कोई प्रॉपर शेप भी नहीं होती। और इस तरीके का जो न्यूक्लियर रीजन होता है जिसकी कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, हम उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है? अब हम ये कहेंगे कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है प्रॉपर, वहां तो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही बोला जाता है। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस की ढंग से बाउंड्री ही नहीं होती, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स का भी कुछ प्रॉपर नाम होता है? हम कहेंगे यस। आप नोट करेंगे इसमें कि सच ऑर्गेनिजम्स
whose cells, मैं यहां पर लिखूंगा अगले उसमें पॉइंट में कि जिन ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होता है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? Such organisms whose cells lack a nuclear membrane whose cells lack a nuclear such organisms whose cells lack a nuclear membrane whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes are called prokaryotes ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता उनको हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट्स। तो जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्या उनका भी कुछ नाम होता है? हाँ जी होता है, नोट करें। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन whereas organisms organisms with cells having a nuclear membrane with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. E U K A R Y O T E S eukaryotes are called eukaryotes. ठीक है? Yes, sir. सर एक डाउट था हाँ जी बताइए। सर, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है तो सर उनमें जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सर वो बाहर कैसे आते हैं, साइटोप्लाज्म में मिक्स कैसे होते हैं? एक बार दोबारा बोलोगे, आवाज ना कुछ खराब सी आ रही थी, समझ में नहीं आ पाया। सर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो सर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में सर वो साइटोप्लाज्म में मिक्स कैसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, हम ये कहेंगे कि जब प्रोकैरियोट्स है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता तो आप ये देखिए कि उसमें जो हमारा ये क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिक मटेरियल वाला जो प्रोसेस है ये प्रोसेस उसमें होता ही नहीं है। क्योंकि ये है क्या कि ये वाली चीज जो है ये किसमें है? हमने बोला इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में होता है ये कि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं हो और बैक्टीरिया में उतना लंबा प्रोसेस भी नहीं होता, हम ये कहते हैं बैक्टीरिया तो आज एक है तो कल आप देखेंगे तो वो बैक्टीरिया फैल के 10 हो गए, ठीक, वो अगले दिन फैल के 50 हो गए, फिर फैल कर 100 हो गए। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया तो बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेल ही एक होता है, ठीक, तो उसके अंदर वो क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिक मटेरियल वाला इतना लंबा प्रोसेस होता ही नहीं है रिप्रोडक्शन का, समझ गए? वो तो हर दिन रिप्रोड्यूस करते ही रहते हैं। समझ गए? क्लियर है? यस सर। चलिए, अब हम ये कहेंगे कि ये जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है इनमें और डिफरेंस क्या हो सकता है? तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, देखेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन प्रो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं
वो देखिएगा। तो 2-3 डिफरेंसेस हैं। पहला लिखेंगे आप, पहला डिफरेंस है एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अमीबा भी प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक ही सेल है उसके अंदर, तो वो भी एक प्रोकैरियोट का ही एग्जांपल है। ठीक है। ओके सर। तो अब हम ये कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स बोल दो या प्रोकैरियोटिक सेल बोल दो, एक ही बात है। प्रोकैरियोटिक सेल्स lack prokaryotic cells lack most of the other cytoplasmic organelles lack most of the other cytoplasmic organelles का मतलब ये है साइटोप्लाज्म के भी जो अंदर छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, तो उनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते। ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक लिखा हुआ है बेटा, वो दिखाई दे रहा है ना सभी को? लास्ट का शायद दिखाई दे रहा होगा, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली नहीं होते, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप कि क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, is associated with membranous वेसिकल्स क्या होते हैं? बैग के जैसे, जैसे कि छोटे छोटे बैग्स हो उसके जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। बताता हूँ अभी क्या है ये कहानी। with membranous vesicles bag like structures but not with plastids as in eukaryotic cells. But not with plastids as in eukaryotic cells. ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि देखिए ये मेम्ब्रेनस वेसिकल्स क्या होती हैं कि जो मतलब कोई भी सेल होता है, सेल के अंदर छोटे छोटे बैग के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बोल देते हैं।
तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो वो वेसिकल्स मौजूद होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है, यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। प्लास्टिड वो चीज होती है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे कि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनका चाहे स्टेम हो चाहे उनकी लीव्स हो, वो मोस्टली ग्रीन कलर की होती हैं एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस, ठीक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल तो मेम्ब्रेनस वेसिकल के साथ जुड़े हुए होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो सिर्फ प्लास्टिड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये दो डिफरेंस है। इसी के साथ आपका न्यूक्लियस फिनिश होता है। नेक्स्ट जो है, अगली जो साइंस की क्लास है उसमें आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। बेटा आज के लिए इतना ही करिए, नोट्स अपने कंप्लीट करके चलिएगा। इसके कहीं भी कोई चीज मिस हो गई हो तो मैं आपको लेक्चर भेज ही दूंगा, उसमें आप नोट्स अपने कंप्लीट कर देना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। चलिए, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ओके। सर।